तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरीके से पूरी समरी है ईएम वेव्स की, कॉन्सेप्चुअल पार्ट की। और इसमें सारी इंपॉर्टेंट बात कवर हो जाती हैं, सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे इस टॉपिक में कवर हो जाते हैं। तो हम लोग करते हैं शुरू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा था, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर स्पार्किंग पैदा करी, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में हाई वोल्टेज की वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस करी और उसके ठीक सामने एक एंटेना लगाया, इसके अंदर ही स्पार्किंग अपने आप प्रोड्यूस हो गई। हमने देखा था, ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पर हमने दो मेटल के स्फीयर्स लिए, ऐसे दो मेटल के स्फीयर्स थे और इन दोनों को हम लोगों ने इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट किया था। ऐसे एक इंडक्शन कॉइल थी, ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी और एक की लगाई थी इस तरीके से, ठीक है। ये जो की है ना, ये बहुत फास्ट स्विचिंग की है, बहुत जल्दी से स्विचिंग करती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। या ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब इसके अंदर करंट डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, बहुत तेजी से, तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। और उस प्रोसेस में हमारे ये दो मेटल के जो स्फीयर्स है ना, मेटल के स्फीयर्स चार्ज हो जाएंगे और इनके बीच में बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी तो इनके बीच में जो एयर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बन जाएगी। एयर जो है बीच में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बन जाएगी और उसमें से चार्ज फ्लो कर सकेगा। या यूँ कह लो कि जो हवा के एटम्स रुके हुए थे, मॉलिक्यूल्स रुके हुए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा। पहले रुके हुए थे, अचानक से भागना शुरू कर देते, ठीक है, और हवा में एक स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। और इसके ठीक सामने ऐसे एक और दो मेटल के स्फीयर्स लिए और हमने उसको इस तरीके से किसी वायर के साथ कनेक्ट किया। ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और वायर के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये देखा गया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है ये देखा गया कि जब इसमें स्पार्किंग होती है तो यहाँ भी स्पार्किंग होती है सेम टाइम पर, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। यहाँ स्पार्किंग, यहाँ भी स्पार्किंग। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन और डिटेक्शन का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ईएम वेव्स, बेसिकली स्पार्किंग क्या है, स्पार्किंग ईएम वेव्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट से पढ़ी। हर्ट्ज ने देखा कि अगर यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाए या मेटल की प्लेट लगा दी जाए यहाँ पर और हम इस वाले को यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वेव्स यहाँ आती है और यहाँ भी स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब जैसे ये मेटल स्फीयर्स, ये सोर्स है, यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस करवानी है साइड में, तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाऊंगा। तो हर्ट्ज ने पाया कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, जो यहाँ से स्पार्किंग प्रोड्यूस करती हैं फिर यहाँ पर भी स्पार्किंग प्रोड्यूस करती हैं, ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। और उसने रिफ्रैक्शन वाला भी प्रोसेस देखा। उसने यहाँ पर दूसरा मीडियम रख लिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसने देखा कि वेव्स जो हैं का रिफ्रैक्शन भी होता है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एक और बताऊं कि अगर मेटल स्फीयर्स, जो सोर्स वाले मेटल स्फीयर्स हैं यहाँ पर जिसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है, और जो एंटेना है, जो रिसीवर है, रिसीवर यहाँ पर है सामने, अगर दोनों को सामने रखा है, ऐसे आमने सामने, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे आमने सामने, तो इसमें स्पार्किंग तो इसमें भी स्पार्किंग। लेकिन अगर ऐसे रखते हैं ना, स्पार्किंग नहीं होती, ठीक है। और ऐसे करते हैं, थोड़ा सा स्पार्किंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर डिक्रीज करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो हर्ट्ज ने कहा कि इनका पोलराइजेशन भी होता है। तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई कि ईएम वेव्स जो प्रोड्यूस हुई वो रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं, उनका रिफ्रैक्शन हो सकता है, उनका पोलराइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ईएम वेव्स, पहली प्रॉपर्टी, ईएम वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड, और ये पोलराइज्ड भी होती हैं,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसने देखी। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देखी, अब देखो, जब यहाँ पर मैंने बताया कि इनके अंदर स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस होती है, इनके अंदर स्पार्किंग इसीलिए प्रोड्यूस होती है कि इसके ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मान लो, क्योंकि इंडक्टर क्या है, जैसे इसके क्रॉस फील्ड बढ़ती जाएगी और जैसे अचानक से स्विच ऑफ होगा ना, तो इसके अंदर सपोर्टिंग करंट यानी घटते हुए करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और उस प्रोसेस में ये दोनों मेटल स्फीयर्स हैवीली चार्ज्ड हो जाएंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा दोनों में चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घट के अचानक से जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और बहुत जल्दी ही वो डिक्रीज होगी, जीरो भी हो जाएगी, फिर बढ़ना शुरू करेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घट करके फिर से जीरो हो जाएगी, है ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। और ये जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज के अराउंड अपने आप बन जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर भी असर प्रोड्यूस करती है, इस पर भी प्रोड्यूस करेगी असर, तो यहाँ पर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बीच में इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की वजह से हवा का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसमें भी स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव की तरीके से ऐसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो टाइम के साथ चेंज होगी, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। और फ्लक्स चेंज होगा तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट की हमने बात करी थी, ID डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तब एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में बन जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुई बात। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, फिर से बोलते हैं इस बात को, कि जब हमारी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा वो भी ऑसिलेटिंग होगा, क्योंकि देखो ये फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी जो है मिलेगा हम लोगों को, चेंजिंग होता हुआ, तो उससे हमें ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। इसका तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए चलते हैं। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करती है, इस तरीके से ऑसिलेट करती है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ चलेगी। और एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी। तो अगर सही तरीके से बनाएं तो इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करती है तो, और x डायरेक्शन में हमारी वेव चलती है, x डायरेक्शन में हमारी EM वेव्स चलती है, यानी एनर्जी ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऑसिलेट करेगी इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक तरीके से देखो ऐसे ऐसे, इस तरीके से
इधर और ये नीचे आएगी ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से साथ साथ सेम फेज में रहेंगे दोनों, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी इस तरीके से, और दोनों एक साथ सेम फेज में होंगे, सेम फेज में ऐसे एक साथ सेम फेज में, ये ऊपर जाएगी ये इधर जाएगी ऐसे ऐसे सेम फेज में ऐसे, देख रहे हो दोनों सेम फेज में होंगे ऐसे से, थोड़ा ऊपर कर दिखाता हूँ, दोनों सेम फेज में होंगे ऐसे, ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ साथ साथ सेम साथ ऐसे सेम फेज में, फिर एक साथ 0 पॉइंट पर, ये इधर और ये नीचे ऐसे। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में द वेव इज ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग, समझ गए, यानी ऑसिलेशन इधर इधर और वेव की ट्रेवलिंग इधर, ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे हैं, ये नेचर में ट्रांसवर्स हैं, मतलब जिस तरफ ऑसिलेशन होती है उसके परपेंडिकुलर ट्रैवलिंग करते हैं, ऑसिलेशन ऊपर नीचे ट्रैवलिंग आगे, ऑसिलेशन आगे पीछे ट्रैवलिंग आगे, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो ऑसिलेशन इस तरीके से ऐसे ऐसे, और आगे जा रही है वेव, ऐसे आगे वेव जा रही है ऐसे, इस तरीके से ऑसिलेशन इधर इधर और वेव चल रही है आगे, ठीक है। ऐसे ईएम वेव की प्रॉपर्टी है, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देखो ये साइन कर्व है, साइन कर्व, तो हम लोग इसकी वेव इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग वेव इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं वेव इक्वेशन। तो दोनों जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाई कैसे बनाई थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, ट्रेवल करती है एक्स डायरेक्शन में, ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज टाइम, ठीक है, और ये है इसकी वेवलेंथ। तो ऐसी इक्वेशन, ये एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, साइन का ग्राफ फॉलो कर रही है, तो हम लोग इसकी साइन इक्वेशन बना सकते हैं जो वेव इक्वेशन होती है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो x है ये बताता है द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेव, ये ईएम वेव का इलेक्ट्रिक पार्ट x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, समझ गए, x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। x दिखाता है, x shows the wave is traveling along x-axis, along पॉजिटिव x-axis। यहाँ पर नेगेटिव आता है तो ये इसका मतलब पॉजिटिव x-axis के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी हमारी वेव। और E नॉट इज एम्पलीट्यूड, ए नॉट उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और के क्या है, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा। इसका क्या फायदा है, देखो इससे हम लोगों को, इस के से हम लोगों को वेवलेंथ का पता चलता है, इस के से हमें वेवलेंथ का पता चलेगा, ओमेगा से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू,
ठीक है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा। क्लियर हुई बात? तो इस वेव इक्वेशन से हमें सारी बातों को मालूम पड़ता है। अच्छा, एक और बात, ये वेव जा तो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन ऑसिलेशन वाई एक्सिस में है। ऑसिलेशन वाई एक्सिस में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहां लिखेंगे जे। ठीक है, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन एंड ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सारी इंफॉर्मेशन आ गई इसके अंदर। इसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सब कुछ सेम है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन ऑसिलेशन z डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो z डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, ऐसे ऐसे। तो हम लिखेंगे k। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज b नॉट, वेवलेंथ इज यानी प्रोपोगेशन कांस्टेंट k 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ यहां से मिलेगी 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी। एक बात, दूसरी बात, दोनों का सेम फेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर हैविंग द सेम फेज, दोनों का सेम फेज है, फेज एंगल सेम है दोनों का। सो फेज डिफरेंस इज 0। सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। सो अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स विद 0 फेज डिफरेंस। दोनों 0 फेज डिफरेंस के साथ ऑसिलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अपने आप में ये जो वेव इक्वेशन है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसी इसी फॉर्म में इक्वेशन दे देते हैं और आप लोगों से कहा जाता है वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो वगैरह वगैरह। कभी कभी इसको दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं। और किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम लोग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के को लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू टी एंड जे। तो हम लोग इसमें से इस फॉर्म में भी इक्वेशन दे सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दे सकते हैं तो आप लोगों को इस फॉर्म में ही अपनी इक्वेशन को लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस फॉर्म में दी हुई है तो जैसी भी इक्वेशन दी हुई है, मान लो इस फॉर्म में दी है तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आपको उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से मैं ई नॉट को 2 पाई को बाहर निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा एक्स बाई लैम्डा माइनस न्यू टी। इस फॉर्म में भी इक्वेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दी जाएगी आपको उसी फॉर्म में लिख करके प्रॉपर तरीके से फिर कंपैरिजन से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह निकाल सकते हो। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, बताओ इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, या इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। जरूरी नहीं है यहाँ पर x आए, यहाँ पर y भी आ सकता है और z भी आ सकता है, समझ गए। लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल करेगी, यानी इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, फेज के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर x होगा तो हमारी वेव ट्रेवल कर रही होगी x के लॉन्ग, और अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर x की जगह y होगा तो वेव ट्रेवल कर रही होगी y के लॉन्ग। उस y के लॉन्ग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन नहीं होगी। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x एक्सिस नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर x आया यहाँ पर j है। अगर यहाँ पर y आएगा तो यहाँ पर y छोड़ के कुछ भी आ सकता है। क्या? क्योंकि हमारी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर ट्रैवलिंग करेंगे। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ई नॉट बाई बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो लिया जाएगा दैट विल बी सी, स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट होगा। समझ गए? ई नॉट बाई बी नॉट विल बी स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए बात? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो कितनी अच्छी बात है। इससे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे बी नॉट क्या होगा? ई नॉट बाई सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है
तो आप मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया हम लोगों ने। स्पीड ऑफ लाइट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती ना। स्पीड ऑफ लाइट एक और रिलेशन है, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, उन दोनों का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के साथ। एक और रिलेशन, दोनों चीज को रिलेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी, दोनों रिलेट किया c के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, है ना। इन एयर, ये एयर में है, और किसी मीडियम के अंदर बात करेंगे तो, किसी मीडियम के अंदर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, म्यू एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट v होगा। समझ गए? ठीक है, ये भी इसके साथ ही आता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये हमने बात करी इन दोनों बात के। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनर्जी। भाई ईएम वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, कैसे पता? भाई देखो, सन से जो लाइट आती है, सन की जो लाइट है ना, या कोई भी लाइट है, दुनिया की कोई भी लाइट है, जैसे इस कमरे में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, सनलाइट है, या जो तुम्हारे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है, ये वेव ट्रैवल कर रही है ना, ठीक है, ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती है। माइक्रोवेव में क्या होता है? माइक्रोवेव इसमें आप खाना गर्म करते हो, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं जो आपके खाने को गर्म कर देती हैं। सन की लाइट के अंदर इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो आपके खाने को या चीज़ों को गर्म कर देती है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं। अगर एनर्जी कैरी करती हैं तो एनर्जी कितनी है और कहाँ है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो अगली बात कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, ये एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो अगर इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक स्टैटिक हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी चार्ज की है, रुकी पड़ी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करती, टाइम के साथ कांस्टेंट है, उस समय जो एनर्जी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई, सो एनर्जी डेंसिटी associated with electric field, with static electric field, static electric field होगी U E is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी associated with static magnetic field, static magnetic field होगी UB is equal to half B square by mu naught। ये हमने कहीं ना कहीं डिराइव करी है जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स हमने स्टडी किया था, लेकिन असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्टैटिक वेव्स थोड़ी ना होती हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं? तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हम क्या लिखेंगे? सो एनर्जी डेंसिटी associated with EM वेव के साथ, EM वेव के साथ क्या होगी? UE हाफ एप्सिलॉन नॉट E RMS। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी UB हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर आएगा, सॉरी B स्क्वायर RMS। देखो यहाँ तो फिक्स है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है,
इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर वेरिंग है, तो हम लेंगे RMS वैल्यू। क्लियर, यहाँ पर हम लेंगे RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू को अगर कन्वर्ट करें पीक वैल्यू में तो क्या लिखेंगे, तो अगर RMS वैल्यू को हम लोग पीक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट, और RMS वैल्यू क्या होती है E0 बाई रूट 2 ना, तो हम लिखेंगे E0 स्क्वायर बल्कि E0 बाई रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बाई 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 1/4 B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, क्लियर हुई बात, बहुत इजी। स्टैटिक के लिए ये, और EM वेव्स के लिए ये, पीक वैल्यू में लिखेंगे तो ये, और टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और वो क्या बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, बल्कि हम 4 लिख लेते हैं, प्लस 1/4 B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट, है ना, है कि नहीं। सो दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी। लेकिन हम जानते हैं E0 बाई B0 होता है C, तो B0 होगा E0 बाई C। ठीक है, और B0 स्क्वायर क्या होगा E0 स्क्वायर बाई C स्क्वायर, है ना, C स्क्वायर। लेकिन C क्या था, C था 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट था, तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे E0 स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो हम लेगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो B0 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ये, और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी में क्या मिलेगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 बाई म्यू नॉट, और B स्क्वायर की जगह E0 स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो हमें मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 आएगा ना, E0 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, ये एनर्जी टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में टोटल एनर्जी को लिखें तो वो होगी 1/2 B0 स्क्वायर बाई म्यू नॉट। क्लियर हुई बात। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी वैसे दोनों में इक्वली डिवाइडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड है, मतलब इतनी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हमने ये देखा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारी बातों के बाद, इतनी सारी बातें करने के बाद ये बड़ी मुश्किल सी बातें हमने लिखी, लेकिन इजी याद रखनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिवाइडेड है इक्वली। अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ये वाला आंसर मिलता है एनर्जी डेंसिटी का, और सारी की सारी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आंसर मिलता है। क्लियर हुई बात। ये हमने बात करी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, लाइट तो आती जाती है ना, आती रहती है, तो टोटल एनर्जी की बात कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे भाई थोड़े से टाइम के अंदर कितनी एनर्जी आई, तो हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी निकाल चुके, एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो अगला पॉइंट है, ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर आती है सारी बातें। तो अगली बात है एनर्जी या इंटेंसिटी बात करेंगे, इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटेंसिटी I associated with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहली बात तो समझ लो इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी
इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल लिख दिया, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब आपके पास कोई सरफेस है, उस पर कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉल कर रही है, उसे कहेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमें निकालनी पड़ेगी टोटल एनर्जी। भाई लाइट तो आती जाती है, आती ही रहती है, आती रहती है, तो टोटल एनर्जी बात क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से टाइम के अंदर एनर्जी निकालेंगे। भाई लाइट आ रही है, मान लो लाइट आ रही है इतने बड़े एरिया के अंदर, मैं बार बार लाइट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरीके से इतने एरिया में आ रही हैं, इतने बड़े एरिया में आ रही हैं, ये एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना, डेल्टा टी टाइम के अंदर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सो ये लेंथ हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। एरिया कितना है a, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए सी डेल्टा टी, और एनर्जी डेंसिटी तो हमें पता है, तो एनर्जी निकाल सकते हैं। सो एनर्जी U, टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगी ना ये। ठीक है, तो U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u, इलेक्ट्रिक फील्ड की कह लो या मैग्नेटिक फील्ड की कह लो, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज a स्पीड ऑफ लाइट डेल्टा t। लेकिन UE क्या निकाला हमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर AC डेल्टा t, दिस इज U। लेकिन इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको तो U रख लेते हैं, स्मॉल u, सो UE इंटू C, सो दिस इज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज नथिंग बट UC, E कह लो या UB कह लो या जस्ट सिंपली U कह लो, UC। सो इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर हुई बात, ठीक है। सो दिस इज द इंटेंसिटी, ओके, बात में आई, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर आ रही है बातें सारी। अगली प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है ना, लाइट कैन इम्पार्ट मोमेंटम ऑल्सो। लाइट EM वेव, लाइट बार बार लाइट दिमाग में आ रहा है, EM वेव के पास मोमेंटम भी होता है। सो क्या लिखेंगे, EM waves carry momentum also, EM waves carry momentum also। अगली प्रॉपर्टी, पता नहीं कौन सा नंबर मेरे ध्यान नहीं आ रहा, EM wave carry momentum, मोमेंटम से हमेशा रिलेशन होता है फोर्स का, तो मोमेंटम भी एग्जर्ट करती है EM वेव्स। चेंज इन मोमेंटम ही तो फोर्स होता है पर यूनिट टाइम, मोमेंटम में चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइट फॉल कर रही है, वो फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे आपने कार्टून फिल्मों में देखा होगा कि लाइट पड़ती है किसी के ऊपर, या कोई ऐसे छड़ी ऐसे करता है, उसमें से वेव्स निकलती हैं और कार्टून जो दूसरा कैरेक्टर ना वो ऐसे पीछे तरफ गिर जाता है। तो लाइट के पास फोर्स भी है और मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू U, कैपिटल U, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट, ये मोमेंटम है, ओके। और लाइट के पास, EM वेव्स के पास रेडिएशन प्रेशर भी होता है। EM वेव्स हैव रेडिएशन प्रेशर, यानी कि थोड़ा बहुत प्रेशर प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। डबस फोर्स अपॉन एरिया, रेडिएशन प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो EM वेव्स रेडिएशन प्रेशर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। और रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर कैपिटल P इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट।
EM वेव्स रेडिएशन प्रेशर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, एक एक प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी और काम की है, और उसके अंदर एक छोटा सा या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। खासकर जो हमने इक्वेशन लिखी ना, वेव इक्वेशन, उसके अंदर सैकड़ों क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर हमने म्यू और एप्सिलॉन वाली बात करी है ना, सी की स्पीड ऑफ लाइट। तो ये देखो आपस में कितनी रिलेटेड है। तो एक बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है। ओके, तो इनको अच्छे से स्टडी करो, वेव इक्वेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो सी यू, बाय।